का प्रवेश अपने जो चैप्टर चल रहा है उसमें आज मैं आपको बता रहा हूँ इसका 7वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेज नंबर 87 पर 7वां नीचे दे रखा है। इसमें ए और बी दो साझेदार हैं 3-2 के अनुपात में, बैलेंस शीट दे रखी है और नया साझेदार आ रहा है सी के आने के बाद में इनका नया अनुपात है 2-2-1, ठीक है। और नया साझेदार है 40,000 रुपये पूंजी के लेकर आता है। अब देखो इसमें उस दिन संपत्ति दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया गया, उसके लिए लिबरेशन का स्टॉक को 2,000 रुपये से कम किया जाए। स्टॉक में कमी हो रही है, डीआर साइड में 2,000 रुपये दिखा देंगे। संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन 3,000 रुपये तक रखा जाए। डूबत ऋण आयोजन लाइबिलिटीज होती है और लाइबिलिटीज में यदि वृद्धि होती है तो डीआर साइड में दिखाते हैं। तो अब डूबत ऋण आयोजन 3,000 रहेगा, तो ऊपर देखो पुरानी बैलेंस शीट में पहले का प्रोविजन था 2,000, पहले का प्रोविजन 2,000 था, 3,000 तो 1,000 की वृद्धि होगी, डीआर साइड में आ जाएगा। इसके बाद में दे रखा है पूर्वदत्त बीमा वे प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स होती है, हमेशा एसेट्स होती है तो संपत्ति में वृद्धि हो रही है, सीआर साइड में आ जाएगा 1,000 रुपये। बकाया बिजली के वे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज होती है और लाइबिलिटीज में वृद्धि होती है तो कहाँ दिखाते हैं, डीआर साइड में, तो डीआर साइड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेज। इसके बाद में भवन 10,000 रुपये से कम मूल्यांकित है, यानी कि बिल्डिंग का मूल्य 10,000 रुपये से कम दिखा रखा था, इसका मतलब बढ़ाना है और वृद्धि होती है तो कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में, तो बाई बिल्डिंग 10,000 रुपये हम दिखा देंगे, ठीक है। बस आपके यही रिवैल्यूएशन की मदद है। तो आप टोटल लगाएंगे तो देखो सीआर साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 11,000 और डीआर साइड में 3 ही मदे हैं, 2 1 3 5 3,500 घटा देंगे 11,000 में से, तो 7,500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। सीआर साइड का टोटल ज़्यादा तो प्रॉफिट होता है, डीआर साइड का ज़्यादा होता तो लॉस होता। ये 7,500 रुपये का प्रॉफिट है, इसको पुराने साझेदार ए और बी, पुराना अनुपात देखा 3 और 2, 3-2 के अनुपात में बांट लेंगे 7,500 को, तो ये इनका हिस्सा आ जाएगा। ये तो बढ़िया अपना रिवैल्यूएशन अनुपात। इससे पहले इसमें प्रश्न में दे रखा है कि नए साझेदारों सभी साझेदारों की पूंजी उनके लाभ विभाजन अनुपात में होगी और उनकी नकद से समायोजन किया जाएगा, यानी कि नई पूंजी ज्ञात करनी है नए साझेदार की पूंजी के आधार पर। तो देखो इसमें सी आ रहा है 1/5 हिस्से के लिए, क्योंकि इनका नया अनुपात है वो कितना दे रखा है 2-2-1, तो इसमें सी का हिस्सा कितना हो गया 1/5। 1/5 हिस्से के लिए कितनी पूंजी लेकर आ रहा है 40,000, तो फर्म की कुल पूंजी कितनी एक के लिए कितनी हो जाएगी 2 लाख रुपए। इस 2 लाख रुपए को नए अनुपात में बांट देंगे तीनों में, तो नया अनुपात 2-2-1 है, तो 2-2-1 के अनुपात में जब 2 लाख रुपए को बांटेंगे तो एक ही पूंजी कितनी रहेगी 80,000, बी की 40,000 और सी की वही 40,000 रहेगी, यानी कि नई पूंजी हमने पहले ज्ञात कर ली। इसको पार्टनरशिप अकाउंट जब बनाएंगे तो बैलेंस सीडी में ये पूंजी लिखेंगे, फिर इस पूंजी का कंपैरिजन हम किससे करेंगे, समायोजित पूंजी से। समायोजित पूंजी कौन सी, सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का टोटल घटाने पर जो बैलेंस आता है उसको बोलते हैं समायोजित पूंजी। उससे कंपैरिजन करने पर पैसा कम पड़ता है तो कैश लेकर आएंगे और ज़्यादा है तो फर्म से निकाल लेंगे। तो नई पूंजी हमने पहले ज्ञात कर ली है। अब इसके बाद में बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले इनकी पूंजी का प्रारंभिक शेष बाई बैलेंस बीडी, तो ए और बी की पुरानी बैलेंस शीट में इनकी पूंजी दे रखी है 90,000 40,000 ए और बी की, और सी पूंजी कितनी लेकर आ रहा है 40,000, सी के खाते में दिखा देंगे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था सीआर साइड में दिखा देंगे, लॉस होता तो कहाँ दिखाते हैं डीआर साइड में, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ए और बी का ये दिखा देंगे। अच्छा इसमें गुडविल के बारे में दे रखा है कि नया साझेदार जो है सी का हिस्सा ख्याति में कितना है 5,000 रुपये और वो नकद लेकर आता है, तो 5,000 रुपये जो गुडविल लेकर आएगा इसको पुराने साझेदार सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, पुराने में से नया अनुपात घटाते हैं। तो ए का देखो पुराना अनुपात कितना था 3/5 और नया कितना है 2/5, तो सेक्रीफाइस कितना आ गया 1/5। अब देखो बी का पुराना अनुपात कितना था 2/5 और नया भी कितना है 2/5, कोई सेक्रीफाइस नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब है कि नया साझेदार जो गुडविल की राशि लेकर आ रहा है उस पर पूरा अधिकार किसका होगा, ए का, तो 5,000 रुपये केवल एक खाते में दिखा देंगे, ठीक है, ये गुडविल हो गया। अब इसके बाद में देखो पुरानी जो बैलेंस शीट है उसके एसेट्स पक्ष में गुडविल दे रखी है, पुराना ख्याति खाता खुला हुआ है तो उसको बंद करेंगे उसके पुराने साझेदार पुराने अनुपात में डीआर साइड में, तो 10,000 को 3 और 2 के अनुपात में बांटेंगे इसको, तो इसका ए का हिस्सा है वो कितना हो जाएगा 6,000 और बी का कितना हो जाएगा 4,000, 3 और 2 के अनुपात में, पुराना अनुपात इनका 3 और 2 था, ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद में देखो आपके लायबिलिटी साइड में देखा रिजर्व फंड लाभों का शेष होता है, इसलिए उसको हम कहाँ दिखाएंगे सीआर साइड में, इसको भी वही पुराने साझेदार बांटेंगे पुराने अनुपात में,
तो रिजर्व फंड था इसमें 15,000, तो 15,000 रुपये को पुराने अनुपात में 3 और 2 के अनुपात में, तो इसका कितना आ गया आपके 9,000 और दूसरे का कितना आ जाएगा 6,000, ये रिजर्व फंड हो गया। लायबिलिटी साइड में एक देखा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। अच्छा, इसमें इस रिजर्व की आवश्यकता नहीं पड़ी है, इसलिए इसको भी पुराने साझेदार बांट लेंगे सीआर साइड में, क्योंकि ये भी लाभों का शेष होता है। और ये कितना है 10,000, तो 10,000 की राशि को इसको भी वही 3 और 2 के अनुपात में बांटेंगे, तो इसका भी कितना आ जाएगा आपके 6,000 और 4,000। ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आ गया। ठीक है, यानी कि इसमें बैलेंस शीट के अंदर जो मदद थी वो हमने दिखा दी, रिवेल्यूशन का प्रॉफिट दिखा दिया, कैपिटल दिखा दी। अच्छा, नई कैपिटल हमने पहले ज्ञात कर ली थी कि इनकी अब भविष्य में नई पूंजी ये रहेगी, तो बैलेंस शीट में तो हम यही लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले समायोजित पूंजी ज्ञात करेंगे और उस समायोजित पूंजी का कंपैरिजन किससे करेंगे, इससे करेंगे। अगर इससे कम पड़ती है समायोजित पूंजी तो वो पैसा कैश में लेकर आएंगे, सीआर में दिखाएंगे, और ज़्यादा है तो फर्म से निकाल लेंगे। तो समायोजित पूंजी ज्ञात कर लो पहले, रफ में टोटल लगा लो, ये पहले लिखना नहीं है, रफ में टोटल लगाना है। तो ए और बी की समायोजित पूंजी, तो हमने समायोजित पूंजी ज्ञात की। ए का सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का घटा दो, तो ए का देखो सीआर साइड का टोटल कितना आ रहा है 1,14,500, इस साइड का लिखना नहीं है, और डीआर साइड में ए की मदद 6,000 घटा देंगे, कितना आ गया 1,08,500। ऐसे बी का देखो, बी का सीआर साइड का टोटल कितना है 53,000, और डीआर साइड में 4,000 है, लेस कर दिया हमने, कितना आ गया 49,000। ये समायोजित पूंजी आ गई। अब समायोजित पूंजी का कंपैरिजन नई पूंजी से करेंगे, और नई पूंजी है वो हमने पहले ज्ञात कर ली। बैलेंस शीट में हमेशा नई पूंजी लिखेंगे, अगर इसमें नई पूंजी के बारे में नहीं होता जब तो समायोजित पूंजी नई पूंजी मानी जाती। ठीक है, तो इसकी ए की जो नई पूंजी है वो कितनी 80,000, और बी की कितनी है 40,000, और सी की तो 40,000 है ही, सी की तो वही रहेगी। अब देखो समायोजित पूंजी इसमें ज़्यादा है ए की, क्योंकि नई पूंजी 80,000 है और समायोजित पूंजी वर्तमान पूंजी कहलाती है। कितनी ज़्यादा है आपके 80,000, इसमें से घटा दो आपके 28,500, तो ये क्या करेगा फर्म से निकाल लेगा टू कैश 28,500। ठीक है, और ऐसे ही इसका देखो आपके बी का जो है इसकी समायोजित पूंजी 49,000 है और नई पूंजी इसकी 40,000 है, ये भी इसकी भी 9,000 रुपये ज़्यादा है, तो ये भी 9,000 रुपये निकाल लेंगे। ठीक है, बस अब ये बैलेंस शीट तो हमने पहले लिखी थी, अब हम टोटल लगाते हैं। इसका आपके 53,000 और इसका 40,000, ये टोटल 1,14,500, 53,000 और 40,000। ये अपना पार्टनरशिप अकाउंट बन गया। नई पूंजी हमने पहले ज्ञात कर ली, और ये दोनों कैश फर्म से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो निकाल रहे हैं तो ये कैश में से कम होगा। अब हम बनाएंगे नई बैलेंस शीट। में अपन ने एक जगह गलती कर दी थी कि इसमें हमने टोटल कैपिटल जो 2 लाख रुपए थी, उस 2 लाख रुपए को 2:1 अनुपात में डिवाइड करना था, तो हमने 80,000 एक में 40,000 कर दिए थे, तो दूसरे का भी कितने आएंगे 80,000। ठीक है, सी के 40,000 है, और ये इसकी एडजस्टेड कैपिटल हमने जो ज्ञात की थी उसके अनुसार ये 28,500 निकाल लेगा, लेकिन बी की जो एडजस्टेड कैपिटल है वो कम है, तो इसलिए 31,000 रुपये ये फर्म से में लेकर आएगा। ये 31,000 रुपये लेकर आएगा, क्योंकि इसकी क्या है एडजस्टेड कैपिटल कम है, तो और सी का कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से ये 28,500 ये तो फर्म से निकाल रहा है और बी लेकर आ रहा है। ठीक है, तो ये कैपिटल आप ये लिख लेना 80,000, 80,000 और 40,000। अब हम नई बैलेंस शीट बढ़ाएंगे। अब देखो इसकी बैलेंस शीट में पुरानी जो बैलेंस शीट दे रखी है उसमें सबसे पहले कैश बैलेंस दे रखा था, तो कैश बैलेंस में देखो इसमें 25,000 का पहले का कैश बैलेंस था, नया साझेदार 40,000 रुपये पूंजी के लेकर आया, वो हम जोड़ देंगे, 5,000 रुपये गुडविल के कैश लेकर आया, वो हम जोड़ देंगे, और बी की कैपिटल है वो कम पड़ रही थी एडजस्टेड कैपिटल 31,000 रुपये वो लेकर आया, वो जोड़ देंगे, और ए की है वो ज़्यादा थी, इसने 28,500 निकाल लिए, तो इस प्रकार से कैश बैलेंस कितना जाएगा 72,500। डेटर्स देखो पहले 30,000 थे, और डेटर्स का जो प्रोविजन है
वो नया कितना हो गया था, 1000 पे बढ़ने के बाद में 3000 हो गया था, तो 3000 हम लेस कर देंगे तो डेटर्स हमारे आ जाएंगे 27000। स्टॉक का मूल्य पहले 32000 था, लेकिन 2000 की कमी हो गई तो 30000 आ जाएगा। बिल्डिंग का मूल्य 1,20,000 था, 10,000 रुपये हमने कम दिखा रखा था, तो 10,000 जोड़ देंगे तो बिल्डिंग का मूल्य कितना आ जाएगा, 1,30,000। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स होती है, एसेट्स बॉक्स में दिखाते हैं तो 1000 ये दिखा देंगे। तो देखो आपका इस साइड का टोटल है, ये तो आपके आ गया है 2,60,500। अब देखो आपके लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले दे रखा है बीपी। बीपी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो 60,000 ऐसे कैसे दिखा देंगे। रिजर्व फंड था, 60,000 ने बांट लिया, उसको नहीं दिखाएंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, उसको भी हम नहीं दिखाएंगे। और ये आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल था, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है ये था 500 रुपये, तो 500 रुपये ये दिखा देंगे। और फिर है आपके कैपिटल, तो कैपिटल ए बी और सी की, ए की कैपिटल कितनी है 80,000, बी की कैपिटल है वो भी कितनी 80,000, और सी की कितनी है 40,000। ये तीनों की 2 लाख है 60,500, ये आ गया 2,60,500। ठीक, ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये 7वां जो क्वेश्चन है, एक बार आप फिर से इसको रिपीट कर लेना।